कल हमने मुगल एम्पायर्स को डिस्कस किया था। द मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, उसके रीजंस, उसके टॉपिकल्स तो रिलेटिवली आर इजियर। द टफ पार्ट कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2, विच इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कॉलोनियल रूल। तो पार्ट ए हम इसका देखते हैं। पार्ट ए, अब मैंने इसके सारे टॉपिकल क्वेश्चंस यहाँ कंपाइल हैं। सबसे पहले वी बी टॉकिंग अबाउट पार्ट ए, विच इज द स्प्रेड ऑफ ईआईसी। ईआईसी कैसे स्प्रेड किया, पहले आप ये देखें कि व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। ये खुद थी क्या एक कंपनी? ये डिफरेंट ममालिक में जाती है, एक ट्रेडिंग कंपनी सेटअप करती है ताकि यूके, ब्रिटिश और बाकी कंट्रीज के दरमियान ट्रेड रिलेशंस बन सके। इनको राइट्स ग्रांट किए थे एलिजाबेथ वन ने, एंड दे सब कॉन्टिनेंट सुरात में आए थे। 1608 में ये आके लैंड हो गए थे और 4 साल बाद इनको परमिशन मिल गई थी ट्रेड करने की। इनके हेडक्वार्टर्स बन गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। तो एक 7 मार्क मशहूर जमाना सवाल है, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट? वजह ही क्या थी? देखो, बहुत सी वजह, जैसे कि इकोनॉमिक रीजंस थे। आपके यहाँ पे टी, स्पाइसेस की इतनी बड़ी मार्केट थी कि आप यहाँ पे सिल्क की, यैम, क्लोथ, कॉटन, यैम, स्पाइसेस हो गया, चाय, और इन सब की इतनी ज्यादा ट्रेड हो सकती कि दे वुड एवरी कंपनी वुड गो प्रॉफिटेबल। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट खुद के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने उतनी ही चीज हार्वेस्ट करें, उतनी ही चीज को एक्सपोर्ट करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेनिफिट लेना था इतनी ज्यादा प्रोडक्शन का, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में तो जाया हो रही थी। दे सेट अप देयर कंपनी फॉर इकोनॉमिक रीजंस एज वेल। इकोनॉमिक रीजन यही थे कि वो उससे फिर और आगे प्रोडक्ट्स बनाते थे। कॉटन से प्रोडक्ट्स बनाते थे, कॉटन नहीं लेते थे, कॉटन के वहां बैठ के प्रोडक्ट्स बना के फिर सेल करते थे और अपनी कंपनी के लिए ह्यूज प्रॉफिट्स लाना शुरू हो गए। ये तो पहला रीजन था कि वो सब कॉन्टिनेंट पे आए थे। दूसरा रीजन पॉलिटिकल भी थे। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे कि पहली बात तो मुगल एम्पायर को डिक्लाइन देखा। उन्होंने डिक्लाइन देखा कि मराठा पावर जो 1761 में और अहमद शाह अब्दाली, ये सारा इतना वीक हो चुका है कि अभी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं। सो लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली अट्रैक्टेड द ब्रिटिश अटेंशन फॉर इंटरफेयरिंग विद इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पहला रीजन क्या हो गया? ये इकोनॉमिक रीजंस, जहां पे हमने देखा देयर वाज एनॉर्मस वेल्थ इन सब कॉन्टिनेंट, ट्रेड, प्रॉफिट, पावर वर द मोटिव्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन गुड्स इंक्लूडिंग स्पाइसेस, सिल्क, यैम, क्लॉथ एंड कॉटन वर वेरी डिमांडिंग इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो ब्रिटिश ने फैक्ट्रीज बनाना शुरू करे, जैसे कि स्ट्रॉज की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली। क्योंकि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए ही क्या? कॉटन, क्लॉथ, सिल्क, और ये तीनों इंडिया में बहुत ज्यादा था। तो ये अपनी अपनी बिग मार्केट्स टेक ओवर करने लगी। किसको? जो आपकी स्मॉल इंडिया की मार्केट्स थी, वो तो स्मॉल स्केल पे थी। तो बहुत सा रॉ मटेरियल जो था, कॉटन वाज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, और ईआईसी ने बहुत प्रॉफिट्स बनाने शुरू कर दिए। कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया कि वो 40 शिप्स इंडिया से पूरी दुनिया तक ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे, एंड दे हैड बिकम वेरी वेरी प्रॉफिटेबल अराउंड द वर्ल्ड एज वेल दैट टाइम। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे कि उन्होंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं मुगल्स की। मराठा और अहमद शाह अब्दाली ने इतना ज्यादा उनको अटैक कर दिया है कि इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स बिल्कुल खत्म हो गए। सो बाय दैट टाइम अब इनके पास स्किल्स तो आ चुके थे। इनके पास कौन से स्किल्स आ गए थे? हाउ टू डील विद द इंडियन रूलर्स एंड मर्चेंट्स। तो इन्होंने सोचा कि थिंकिंग अबाउट स्टैब्लिशिंग ब्रिटिश राज इन द सब कॉन्टिनेंट, कि क्यों ना सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा कुछ रीजनल इन्फ्लुएंस भी थी। रीजनल इन्फ्लुएंस ये थी कि ब्रिटिश चाहते थे हमारा वेस्टर्न कल्चर इज सुपीरियर, इतना सुपीरियर कि ये पूरी दुनिया में स्प्रेड होना चाहिए। एंड दे एक्चुअली थॉट देमसेल्व्स एज द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा एक ये भी इनके अंदर एक ग्रज था कि जब पोर्टुगीज और डच वगैरह ने जब पोर्टुगीज और डच ने ईस्ट अफ्रीका के अंदर अपनी कंपनी सेटअप कर दी और वो भी पावरफुल होते जा रहे, कंपटीशन के मारे इन्होंने कंपटीशन करना था पोर्टुगीज और डच वालों के साथ, क्योंकि वो ईस्ट अफ्रीका में लैंड हो चुके थे। इनको चढ़ गई तब कि ईस्ट अफ्रीका तो हमने लेना था। इनको ईस्ट अफ्रीका के बाद एक जगह नजर आई जिसका नाम था सब कॉन्टिनेंट। ये भी एक रीजन था दैट दे सेट अप देयर 3 bases एंड एक्चुअली हेडक्वार्टर्स एट सब कॉन्टिनेंट। सो हाउ डिड ईआईसी एस्टैब्लिश? ठीक है, इंग्लिश हैड ऑलवेज डिजायर्ड टू ट्रेड विद इंडिया एंड their मेन इंटरेस्ट वर द स्पाइसेस एंड क्रिश्चियंस। बट इंग्लिश वर नॉट द फर्स्ट यूरोपियंस टू ट्रेड विद इंडिया। पोर्टुगीज भी आ चुका था एक दफा और उन्होंने अपनी गोवा में एक बेस एस्टैब्लिश कर ली थी। क्वीन एलिजाबेथ ने सबसे पहले चार्टर ग्रांट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो एक मोनोपोली स्टैब्लिश अपनी कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एफर्ट। कैप्टन हॉकर्स थे जिन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी सुरात के अंदर। 1612 में another request was made through Sir Thomas Roe which was accepted by Khurram।
जो कि फ्यूचर शाहजहां था। जहांगीर के टाइम पे ये लोग आ गए थे। और एक्सेप्ट किसने की थी इनकी रिक्वेस्ट? खुरम ने। खुरम कौन था? शाहजहां का बेटा। नहीं, वो शाहजहां का असल नाम है कौन? खुरम। तो फैक्ट्री सेटअप हो गई सुरात में। उसके बाद माइनर बैटल हुआ छोटा सा ब्रिटिश कंपनी के। इनके 3 हेडक्वार्टर्स थे। पोर्टुगीज का एक था। इन्होंने पोर्टुगीज को हरा दिया और उनको इंडिया से तो रिमूव कर दिया और इन्होंने मद्रास पे एक फोर्ट बना दिया। अब इनके पास जो चार्टर थे, इनको चार्टर ये भी मिल गया कि वो वॉरशिप्स भी रख सकते हैं, सोल्जर्स भी रख सकते हैं और वेपन्स भी रख सकते हैं। इन्होंने किस नाम के वेपन्स और सोल्जर किए? भाई हमें अपनी फैक्ट्रीज बचानी है। किसको पता था कि यही सोल्जर और वेपन्स इंडिया के ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे? दूसरा हेडक्वार्टर इनका मद्रास के बाद बना बॉम्बे में और फिर कलकत्ता में। औरंगजेब को शक हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि ये लोग अपने कॉइन्स और टैक्स अवॉइड करने लगे क्योंकि अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं। Aurangzeb fought with British and defeated they and had to pay a huge fine. And they want to trade in India. अब सारी कोस्टल स्ट्रेटेजिक बेसिस इनकी सेटअप हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये कहाँ घुस गए? पॉलिसीज बनाने लग गए और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी बन गए। और एक और छोटी सी वॉर हुई ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान, जिसमें ब्रिटिश दोबारा जीत गया एंड बिकेम वन ऑफ द सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। फिर सवाल आता है, हु वाज रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली? रॉबर्ट क्लाइव इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट 4 मार्क क्वेश्चन एज वेल। ये एक पहला बैरन क्लाइव था प्लासे का। ही वाज अ सोल्जर एंड द फर्स्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल एज वेल। कब बना था ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल? जब वो बैटल ऑफ प्लासी जीता था, जो आगे एक और 4 मार्क क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। Now, the foundations of the British Empire in India were, it is said, that they were laid by Robert Clive, known to his admirers in The Conqueror of India. क्लाइव फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया इन 1743। ये एक एज अ सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन बाद में इसको मिलिट्री सर्विस में एक पोस्ट दे दी थी। एंड ही रिटर्न टू इंग्लैंड। इंग्लैंड आया तो इसको बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्लेस ऑफ वेल्थ, लेकिन ही ऑल्सो गेन्ड अ सीट इन हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में जब इसको सीट मिल गई वापस इंग्लैंड जाके, और इसके पास अब बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी आ चुके थे, कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भेजा कि इधर सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अब उसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आ चुका था। ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1756 एंड वंस सिक्योर्ड द ब्रिटिश फोर्सेस इन मद्रास। और नवाब बंगाल को भी सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दैट इज व्हेन ही वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और ये ब्राइबरी के थ्रू, रिश्वत दी गई थी मीर जाफर को। सो कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। तो मूसा, कैन यू टेल मी व्हाट वाज बैटल ऑफ प्लासी? पूरा एक्सप्लेन करें। Zainab, would you like to tell what was the battle of Plassey? ऑलराइट। सो बैटल ऑफ प्लासी किसके दरमियान हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। हम्म। सिराजुद्दौला के जो जनरल थे मीर जाफर, ही वाज ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव व्हिच वाज अ ब्रिटिश जनरल, एंड दैट इज व्हाई फियर्स बैटल टुक प्लेस। लेकिन ऑब्वियसली वो थे, ऑब्वियसली क्या होता, नवाब बंगाल लॉस्ट। और मीर जाफर को उन्होंने नया नवाब बंगाल बना दिया था। और ये नवाब बंगाल बेसिकली अब किसके लिए काम करता था? फॉर द ब्रिटिश। ब्रिटिश। इसके बाद 1764 में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर सर, हुआ। हाँ जी। लेकिन नवाब ऑफ बंगाल बेसिकली उसको सिर्फ बनाया गया था, लेकिन उसकी जो बेसिकली जो ऑर्डर्स थे वो उनकी तरफ से ही आ रहे थे ना। बेसिकली जो ऑर्डर था वो ऑब्वियसली आईसी की तरफ से आते थे, क्योंकि रॉबर्ट हाँ क्लाइव ने जब जी। रिश्वत दी थी मीर जाफर को, कि हम्म। रिश्वत ब्राइब के थ्रू, उसने कहा था अपने नवाब को हरा दो, ठीक है, हमें जितवा दो, हम तुम्हें नवाब बंगाल बना देंगे, लेकिन काम हमारा करोगे। तो वो ब्राइबरी में मान गया। उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिल ओके। गई थी, अपने ही ठीक है। सिराजुद्दौला को इस तरह हरा दिया गया था। हम्म। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इसके बाद 1764 में। In 1764 the victory at Battle of Buxar meant that EIC also received trading rights from Nawab of Oudh as well as a new territory. The EIC had been established to gain as much profit as possible, but its greed after Battle of Buxar embarrassed the British government as well. The company made huge profits from its monopoly in trade in Bengal, and company merchants became accustomed to receiving personal gifts. अब बैटल ऑफ बक्सर की डिटेल ज्यादा बुक में नहीं है, ठीक है, सारी हम्म। डिटेल आपको इन नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी। फिर एक चीज आती है, व्हाट वाज द बंगाल एक्सप्लॉयटेशन?
बुक में ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बुक में 2-3 लाइनें हैं अबाउट बंगाल एक्सप्लॉयटेशन, बट यू शुड नो दैट वंस द ब्रिटिश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ बंगाल, many officials felt it was time to relax and enjoy the booty. They started exploiting the local farmers for buying their crops cheap or for free, and they got used to receiving gifts as well. They had an influence threat on local leaders and were duly paid. जब ये बंगाल में जीत गया, मैंने कहा कि ठीक है, अब आराम से यहाँ के लोकल गुड्स एंजॉय करते हैं, क्रॉप्स सस्ते में बेचेंगे, लोकल फार्मर्स लेके महंगे में बेचने लग गए, लोकल लीडर्स के लिए थ्रेट बन गए थे। और जब फेमाइन हुआ बंगाल में, जिसको कहत कहते हैं, जब खाना खत्म हो गया, ऑल गुड्स वर बोर्डेड लीविंग मैनी पीपल टू डाई। अब सारे खेत वगैरह जो बंगाल एक्सप्लॉइट कैसे किया, सारे खेत जितना प्रोड्यूस हो रहा था एग्रीकल्चर वगैरह, वो इन्हें लेके बेचना शुरू कर दिया। अब जो फेमाइन इसलिए आया बंगाल में, इनके पास अब कुछ खाने के लिए था नहीं, और सारा कुछ ईआईसी बेच चुके थे। सो व्हाई वाज बंगाल एक्सप्लॉइटेड? सबसे पहला रीजन तो ये एक्सप्लॉइटेशन ये क्यों हुई, क्योंकि इजीली एडमिनिस्ट्रेटर करना आसान था। बंगाल में जब आपने बैटल ऑफ प्लासी भी जीत लिया, जब आपने बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इजी हो गया था। सिराजुद्दौला ने जब इनकी फ्रेंच पोस्ट भी अटैक किया था, बहुत से सक्सेसफुल बैटल्स हुए, ब्रिटिश दोनों में जीते थे, विच एक्चुअली लेड टू देयर कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फ्रूटफुल लैंड। दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल लैंड। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है दैट इज आज तक बहुत फेमस है। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द सब कॉन्टिनेंट विच इज नोन एज बंगाल। सेकेंडली, वाई वॉज बंगाल एक्सप्लॉइटेड? क्योंकि ब्रिटिश को नजर आ रहा था, एक तो पहला रीजन क्या था कि वो दोनों बैटल्स जीते थे, तो इनको इजीली था, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना इनके लिए कोई मसला तो था नहीं, अब इन्हीं के पास था। दूसरा रीजन ये था दैट दे सॉ लार्ज रेवेन्यू फ्रॉम क्रॉप्स एंड टैक्सेस, एंड बंगाल वाज एन एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट वर्दी क्रॉप्स लाइक jute, cotton and wheat, which brought in a lot of profit. After taking over Bengal, it became even more fruitful when they paid even lesser to the farmers for their crops and also took large amount of taxes from them to make them economically too crippled to fight back. This large revenue made the EIC shareholders filthy rich and highly feared. इतना ज़्यादा revenue क्रॉप से टैक्सेस आ रहा था, that was also one reason. अब वही क्रॉप्स और फ्रूट्स वगैरह बेच के इतनी पावर में आ चुके थे ये लोग कि इनसे लोग डरते थे। मोर ओवर, तीसरा रीजन ये था, ये बुक में नहीं है लेकिन यू शुड नो दैट बंगाल को एक्सप्लॉइट इसलिए किया गया, ये बड़ी अच्छी लोकेशन थी जंग लड़ने के लिए। इनको एक्सपीरियंस भी हो गया था, प्लासी जीत के, बक्सर जीत के, और ये बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे कि बंगाल बहुत अच्छी जगह है टू फाइट वॉर, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड लोकेशन टू कीप एन आई ऑन द ईस्टर्न एक्टिविटीज, होपिंग टू एक्सपैंड टू रन द इंडियन। ये वैसी ख्वाब देखने यहाँ से लग गए कि ये एक सेंट्रल पॉइंट बन सकता है। दिस इज द लोकेशन जहां से हम सब कॉन्टिनेंट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हम यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दिस वाज द थर्ड रीजन। दिस इज हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। पार्ट बी क्या है ईआईसी वाले चैप्टर का? कॉलोनियल रूल। अब इनका रूल शुरू हो चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1784 टू 1877। सबसे पहले आते ही पावर में दे लॉन्च्ड एन इंडिया एक्ट ऑफ 1784 which required EIC to stop all anarchist activities in India, and British government ने take over कर दिया। that now अब colonial rule चाहिए था। therefore William Pitt's एक्ट एक लॉन्च हुआ जिसको इंडियन एक्ट 1784 भी कहा जाता है, कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईआईसी से सारा कंट्रोल ले रही, मतलब सारा सब कॉन्टिनेंट ईआईसी ने लेके दिया, कब्जा ईआईसी ने किया, एक्सप्लॉइट ईआईसी ने किया, बैटल्स ईआईसी ने लड़े। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा अब ये ज्यादा हो रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी से सारी पावर ले ली, और वो तीनों हेडक्वार्टर्स पे आके लैंड हो गए, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, बंगाल। दे वर टेकन ओवर बाय गवर्नर जनरल, और साथ इनके अंडर प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, एंड कमांडर इन चीफ, मतलब प्रोविंशियल गवर्नर्स और सीएनसी प्रिजाइडिंग ओवर द आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा इस इंडियन एक्ट में ये भी था कि लीगल सिस्टम एक्ट किया जाएगा। तो तीन बातें हैं। पहली बात ये थी कि ईआईसी से कंट्रोल ले लिया जाए। दूसरी बात ये थी कि अब इनका मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, बंगाल में ब्रिटिश आ गए थे। तीसरा ये, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम लाया कि गवर्नर जनरल होगा, उसके नीचे पॉलिटिक प्रोविंशियल गवर्नर्स और एक कमांडर इन कंट्रोल या कमांडर इन चीफ। फोर्थ पॉइंट ये कि नाउ अ लीगल सिस्टम वाज सेटअप, एक प्रोफेशनल किस्म का। ईआईसी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, वो क्या कर रहे हैं? कब्जा कब्जा, एक्सप्लॉयटेशन, जंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके एक प्रॉपर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज लाना, बेटर मैनेजमेंट की, एक प्रॉपर लीगल सिस्टम लाया गया। सो दीज वर अ बंच ऑफ स्टेप्स कि किस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्टेप्स द ब्रिटिश टुक टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल फ्रॉम 1770s to 1857।
खूबसूरत टाइमलाइन लिखी हुई है ये पूरी। इसको अगर हम एक दफा देखते हैं, ठीक है। अब नाउ यू गाइस आर इन ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई, ठीक है। डेट्स याद नहीं करनी होती, ठीक है। इस तरह नहीं है कि मैट्रिक एफएससी है डेट्स याद रखनी, नो। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना टाइमलाइन, एक आइडिया तो होगा ना आपको कि यार इस डेट से इस डेट के दरमियान हुआ क्या क्या था। बेशक एक एक एग्जैक्ट ना याद रखो। अगर मैं कहूँगी यार ये 1960 टू 1970 के दरमियान क्या हुआ था, एक एक डेट याद नहीं रखनी, लेकिन आपको इतना तो पता है कि यार अयूब खान था, थोड़ा सा भुट्टो भी था, ठीक है। अयूब खान का टेन्योर था मोस्टली, फिर याह्या खान वाला था, अयूब खान और याह्या खान थे मोस्टली। डेट से थोड़ा सा ये अंदाजा लगाना होता। अगर मैं कहूँ कि 1750 से 1850 के दरमियान क्या क्या था, आपको याद है कि ठीक है ईआईसी तो 1750 से पहले थी, तो ये ब्रिटिश का टाइम है। और 1850 तक मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले पहले वाला। तो थोड़ा सा ये टाइमलाइन का आपको आइडिया होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू इन द 14 मार्क क्वेश्चन। अभी टाइमलाइंस के 1773 में क्या हुआ था, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ओपियम इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत मिल गई थी। 1782 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। 1784 में सर विलियम जोन्स फाउंडेड कलकत्ता रोल। फिर 1792 इज इंपॉर्टेंट, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, अ पावरफुल रूलर इन साउथ इंडिया, वॉज अ मेजर रेजिस्टेंस। टीपू सुल्तान के ऊपर भी 4 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस साल, कि वो कौन था। तो ये बैटल ऑफ मैसूर जो है, 4 बैटल्स हुई थी मैसूर की, ये किसने सारी लड़ी थी, टीपू सुल्तान ने। फिर एंग्लो मैसूर वॉर हुई, कैप्चर हो गया ऊद, यहाँ पे टीपू सुल्तान को हरा दिया था। फिर एंग्लो मराठन वॉर्स, ये एंग्लो मराठन वॉर्स भी बहुत सारी हुई थी, लेकिन दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसूर वॉर्स। क्योंकि टीपू सुल्तान वॉज दी ओनली ओनली पावरफुल रूलर, जो कि ब्रिटिश भी थोड़ा सा इससे डर गए थे कि ये थोड़ा है, ये इससे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। फिर यहाँ पे आप देखो कि मुगल एम्परर शाह आलम एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन। यहाँ पे तो पक्का मुगल डिक्लाइन हो गई, क्योंकि ये बहुत नीचे, ये औरंगजेब का पोता शाह आलम था जिसने ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद सिविल सर्विसेज जॉब्स ओपन हुई 1835 में। और क्या, एनेक्सेशन ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 1843। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी टुक प्लेस इन 1849। इसके अलावा 1857 में क्या हुआ था, इंडियन रेवोल्यूशन, जिसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जब वो सिपाही म्यूटिनी हुई थी और वो ग्रीस कार्टिज वाला इशू एंड ऑल ऑफ दैट। ब्रिटिश जनरल्स एंड पर्सनालिटीज में अगर हम बात करें तो मेन ठीक है, पर्सनालिटीज आपके पास क्या है, बिल्कुल मैंने पहली क्लास में बताया कि जब 4 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क क्वेश्चन आर ऑल ऑन व्हाट, हु एंड व्हाट। 4 मार्क क्वेश्चन के अंदर होती ही 2 टाइप्स है, आइदर इट्स अ हु और आइदर इट्स अ व्हाट। अब बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी व्हाट आ सकता है, व्हाट वाज द बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के अंदर 2 लोग भी तो थे, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। इनमें से भी किसी के ऊपर 4 मार्क आ सकता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि मीर जाफर कौन था आपको पता ही नहीं है, आपको उसका असल नाम पता है नहीं, बाप का नाम नहीं, कहाँ से था नहीं, क्या एज थी नहीं, कब मरा कब पैदा नहीं पता, क्या लिखेंगे फिर। बैटल ऑफ प्लासी तो पता है ना, हु वॉज मीर जाफिर अगर आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी का बताएं, 1 नंबर कौन था, उसका जनरल था। 2 नंबर क्या हुआ था। तीसरा नंबर रॉबर्ट क्लाइव ने इसको ब्राइब किया था। चौथा नंबर कहाँ से आएगा, जब हार गया वॉर सिराजुद्दौला तो इसको ब्रिटिश ने क्या बना दिया, नवाब बंगाल, खत्म, 4 नंबर पूरे। हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। पिट्स एक्ट बता दो, विलियम पिट का अगर आता हु वॉज विलियम पिट, नहीं पता। पिट्स इंडियन एक्ट तो पता ना, जो मैंने अभी बताया, उसने जो चीज लाया था इंडियन एक्ट, ये तो आपको पता है, वो लिख सकते हो। उसके बाद हु वाज सिराजुद्दौला, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अभी तक ये हु वाज औरंगजेब। तो यस, पर्सनालिटीज आर आस्क्ड इन द पेपर, और हर साल एक पर्सनालिटी तो आती ही आती है। व्हाई वर ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन सिंध। अब 2 और एनेक्सेशन हुई थी बंगाल के बाद, एक सिंध की और एक पंजाब और एनडब्ल्यूएफ। पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश इंटरेस्टेड क्यों थे सिंध में, क्योंकि ये लोग हार गए थे अफगानिस्तान जब वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी। अब इनको चढ़ी हुई थी तप, ठीक है, सीधी सी बात है, इनको चढ़ी हुई थी तप, इन्होंने अपनी प्राइड, इज्जत की बात आ गई थी, इज्जत का सवाल था, इन्होंने अपनी प्राइड रिस्टोर कर दी, ठीक है। और अफगानिस्तान की जो एंग्लो अफगान वॉर थी, ये बहुत फेमस भी है, क्यों, क्योंकि इसमें 4500 ब्रिटिश मारे गए थे, इन्होंने बहुत ज्यादा ब्रिटिश मारे थे। अफगान के ट्राइबल फाइटर्स थे ये, बहुत प्रोफेशनल।
तो दिस हैड एक्चुअली embarrassed द ब्रिटिश एंड दे वर एक्चुअली लुकिंग टू हाइड देयर ह्यूमिलिएशन। इन्होंने अपनी ह्यूमिलिएशन हाइड कर दी। ये एक लाइन है, बल्कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट्स नॉट न्यू। ये वन लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। सो सिंध के जो अमीर थे ये बड़े फ्रेंडली थे और फुद्दू भी थे, ठीक है, सीधी सी बात, ही फुद्दू थे। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को ट्रस्ट कर गए और इन्होंने अपनी अटेंशन कम कर दी। ब्रिटिश ने आके कहा हम आपकी ये हेल्प करेंगे, ये आपके यहाँ सिंध इतने में बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रोटेक्शन देंगे आपको अफगानिस्तान से। आप क्या दोगे अफगानिस्तान से प्रोटेक्शन सिंध को? तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे ग्रैब हो गया। पहला रीजन तो ये था, इज्जत की बात थी। दूसरा रीजन ये था कि अगर सिंध कंट्रोल आ गया तो सिंध से आप एनडब्ल्यूएफपी में भी दाखिल हो सकते हो, पंजाब में भी दाखिल हो सकते हो, और वहां पे बड़े बड़े रूलर्स हैं जैसे कि रंजीत सिंह, वहां पे भी आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हो। सो आपको ये भी डर था ब्रिटिश को कि अगर रंजीत सिंह एक इंपॉर्टेंट सिख रूलर, देखो सब कॉन्टिनेंट में सिख्स भी तो थे, उन्हें ये था कि सिख रूलर जो रंजीत सिंह है ये ना एक्सपैंड कर जाए, क्योंकि इसने अपनी बेसिस जमाई हुई थी पंजाब में भी और एनडब्ल्यूएफपी में भी। सिंध यहाँ था, इन्होंने पहले किया सिंध को कैप्चर। ये ना हो कि रंजीत सिंह यहाँ यहाँ से अटैक करे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनडब्ल्यूएफपी से पंजाब को ऐसा कैप्चर करना शुरू किया जस्ट बिकॉज दे नाउ हैड सिंध अंडर द कंट्रोल। तीसरा रीजन अगेन, और क्या रीजन होगा, टू एक्सपैंड देयर ओन कॉलोनियल रूल। जाहिर सी बात है, अपना कॉलोनियल रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो एक्सपैंड करना ही था। तो अब ये एनेक्सेशन हुई कैसी थी, 4 मार्क क्वेश्चन। वाई एनेक्सेशन की हुई थी वो तो बता दी, 4 मार्क क्वेश्चन देखते हैं कि हुई कैसे थी। सिंध वॉज एक्चुअली रूल्ड बाय बलोची चीफ जिनको अमीर्स कहते हैं, ये अमीर खानदान आज भी है, अमीर्स, ठीक है। सो द EIC बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ द पोर्ट्स ऑफ सिंध, इन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री लगाने दे दी, लेकिन अबैंडन कर दी ब्रिटिश ने वहां फैक्ट्री। अब हुआ क्या कि लॉर्ड मिंटो था, ही वाज सेंट टू दीज अमीर्स कि एक ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन किए जाए। वंस दे बिकेम फ्रेंड्स विद इंग्लिश, अमीर्स ने क्या किया, फ्रेंच को अलाउ करना बंद कर दिया कि आप यहाँ पे पोर्ट सेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध के पास कोस्टल एरिया है ना, आज भी सिंध पाकिस्तान में है ना, गवादर और मारा पसनी, ये सारी जो ये रूट है, ये सिंध और बलूचिस्तान की लाइन ये अमीर्स के पास होती थी। इन्होंने जब ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ब्रिटिश के साथ साइन की, अब ट्रीटी में ये था कि हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी है और कोई नहीं आएगा सिवाय ब्रिटिश के। तो इन्होंने क्या किया, अमीर्स ने फ्रेंच को मना कर दिया कि अपने यहाँ से पोर्ट बंद करो, अब ये पोर्ट हमारे ब्रिटिश के। तो ये फुद्दू बन गए। अब कंप्लेंट्स आने लग गई कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ने कुछ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि अमीर्स का एटीट्यूड नहीं अच्छा है इनके साथ, कि एटीट्यूड दिखाने लगे ब्रिटिश को। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी इन्होंने हमारी मदद भी की है। प्लस इंस्टेड ऑफ लीविंग द सेटलमेंट, ब्रिटिश ने पूरी मिलिट्री पावर नेपियर को भी दे दी थी, जो कि एक और एरिया था इमामगढ़ का। नाउ पॉपुलर अपसर्ज देन लेड टू एन ओपन वॉर। एक ओपन वॉर हो गई, उनको ना जानबूझ के तपाया गया अमीर्स को, ठीक है। अब अमीर थे फुद्दू, ठीक है, अमीर उस वक्त तो ट्रीटी साइन कर चुके थे, बट वो थोड़ा सा क्या हो गया, वो उनको गुस्सा दिलाया गया अमीर को जानबूझ के कि अमीर आके हमसे लड़े। अमीर ने आके एकदम से वॉर कर दी और इनके फोर्ट्रेस पे आके रेड कर दिया अमीर ने। अमीर हार गए, ठीक है, एंड दे वर टेकन prisoners. That is how Sindh was annexed. So why was annexation of Sindh considered a shameful British act? Good 7 mark. कि ये कितना एक शेमफुल एक्ट क्यों था ब्रिटिश का, क्यों गलत था? पहली बात तो क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी ही पीस ट्रीटी तोड़ी जानबूझ के। अमीर्स को आपने गलत काम किया। हम आज भी गवर्नमेंट में और पाकिस्तान के जो भी इलेक्शन में हम कहते हैं ना कुछ चीजों पे कि यार ये ठीक है, आपने ये इल्जाम लगाया लेकिन शेमफुल सा था। फिर आई एम नॉट नेमिंग एनी पार्टी, बट ऐसी बहुत सी चीजें होती लाइक दे आर नॉन लीगली, लीगली काम होते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे एक लीगल काम करने की कोशिश की। ये बताया कि अमीर्स वर बीइंग यू नो डिसऑनेस्ट, एटीट्यूड दिखाने लग गए, तो उन्होंने वॉर कर दी। लेकिन इट वॉज अ शेमफुल ब्रिटिश एक्ट। दुनिया को पता था कि ब्रिटिश ने जानबूझ के उकसाया है अमीर्स को, ठीक है, और खुद ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप जो आपने साइन की थी, पीस ट्रीटी, वही आपने तोड़ दी। दूसरा ये था कि अगेन रिस्टोरेशन ऑफ प्राइड एंड शुडंट हैव बीन अ टारगेट, मतलब आपका जो एक प्राइड, इज्जत बचाने के लिए अमीर्स ऑफ सिंध वर नॉट द टारगेट। ये तो गलत है, अगर आपने अफगान से डिफीट किया तो जाके अफगान को हराओ। सिंध को आपने कैप्चर किया, दे सिंध मस्ट पे एन इनोसेंट प्राइस, आपने ये क्यों कहा? तीसरी बात, प्रोवोल्डिंग ऑफ अमीर्स इंस्टेंशली, आपने उनको खुद प्रोवोक किया। प्रोवोक क्या होता है, तपाया गया, अमीर्स को जानबूझ के खुद गुस्सा दिलाया। It was not to attack the British, but they should be shamed globally and locally over breaking a treaty. Hence, उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के अमीर्स को फाइट करने में, क्यों ये क्या करते थे, वहां से उनकी औरतों को ले जाते थे,
उनके घर जला देते थे ब्रिटिश, छुप छुप के रातों को जाके उनके घर जलाते थे, उनके घर से लड़कियों को औरतों को ले जाते थे। अब अमीर तब गए और उन्होंने फिर ब्रिटिश के खिलाफ वॉर की। पूरी दुनिया को ये लगा अमीर ने वॉर की, लेकिन ब्रिटिश ने वॉर तो हरा दी। सो दिस वाज कंसिडर्ड अ शेमफुल एक्ट। दिस इज एनेक्सेशन ऑफ सिंध। फिर हमारे पास आती है डिस्क्राइब हाउ पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी ने एनेक्स। अब सिंध तो एनेक्स हो चुके हैं, नेक्स्ट केम पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी। राजा रंजीत सिंह, 4 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हो है या नहीं आया? अच्छा, 4 मार्क क्वेश्चन रंजीत सिंह का आ सकता है। ही वॉज अ सिख रूलर, ही हैड अ सिख किंगडम इन पंजाब। लेकिन जब उसकी डेथ हुई, एक बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी और ब्रिटिश ने अब सोचा कि हम पंजाब में एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि जो रंजीत सिंह के सक्सेसर्स थे कंप्लीटली इनकेपेबल थे, उनसे स्टेट के अफेयर्स चले ही नहीं। जो उसका बेटा था खड़क सिंह, खड़क सिंह से वो थ्रोन चलाई ही नहीं गई, और उसके जो सक्सेसर थे कन्वल नाउ निहाल सिंह, वो भी ज्यादा नहीं चला चुका। तो एक तो वीकनिंग ऑफ लीडर, लीडर बड़े वीक थे जो रणजीत सिंह के बाद है। इसके बाद 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुई फॉर प्रोटेक्टिंग पंजाब, जो कि दोनों कौन जीत गए? ब्रिटिश जीत गए थे। फिर एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, जहां पे सिख को सरेंडर करना पड़ा और 15 मिलियन रुपीज का फाइन देना पड़ा। अब ये फाइन उनसे भरा नहीं गया। फाइन भरा नहीं गया तो ब्रिटिश ने कहा अच्छा वॉर तो हार गए हो, फाइन आपसे दिया नहीं जा रहा, ना दो, लैंड दे दो हमें। सिख ने अपना क्या किया, क्योंकि वो बेचारे वॉर हार गए, ब्रिटिश ने फाइन मांगा 15 मिलियन रुपीज। सिख नहीं बढ़ सके तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा ले लो लैंड, कश्मीर ले लो, हजारा ले लो, और तकरीबन जितने इंडस और ब्यास के जितने एरियाज थे, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वो सारी किसके पास चली गई? ब्रिटिश के पास। उसके बाद जो बचा कुचा पंजाब था उसको दलीप सिंह ने रूल किया था। तो हेनरी लॉरेंस बिकेम द रेजिडेंट एंड फेल इल एंड लेफ्ट फॉर लंदन। उन्होंने आके फ्रेडरिक लॉरेंस को फिर क्या बना दिया था, जो हजारा और कश्मीर कैप्चर किया था ब्रिटिश ने, उसका उन्होंने गवर्नर जनरल उसको अपॉइंट कर दिया था। नेक्स्ट वी हैव, हाँ जी, सर तो जो इन्होंने रिवर्स वगैरह दी थी, मतलब जो उनके नाम पे कर दी थी, तो वो ऐसी कर दी थी विदाउट अ फाइट? रिवर्स नाम नहीं की थी, वो जो एरिया थे कश्मीर, हजारा और सम अदर प्लेसेस, वो ऐसी बड़ी अच्छी प्लेसेस थी। क्यों? क्योंकि वहां से रिवर इंडस और रिवर ब्यास गुजरती थी। जो बचा कुचा पंजाब था जो अब दलीप सिंह को दे दिया था, वो उधर ज्यादा इतना लैंड भी नहीं था, वहां एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओ, वहां से रिवर, जो अच्छा वाला पंजाब का एरिया था वो किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, थैंक सो व्हाट वाज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1773? ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टॉप मिस गवर्नमेंट ऑफ एआईसी इन बंगाल। तो ये वही वाला है कि अपनी गवर्नमेंट एनार्की स्टॉप कर दें, इसको भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। दिस इज मेनली द सेम थिंग वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो साइन की थी। एक इसमें वो भी आता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने ट्रीटी साइन की थी विद मराठास टू एंड द वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अब हम करेंगे वो क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Doctrine of lapse क्या था? It was a policy of the British East India Company under which if the ruler of a princely state or territory under the paramount of company died without a natural heir, उसकी टेरिटरी किसको दे दी जाएगी? ब्रिटिश को, और ब्रिटिश उसको एनेक्स कर लेंगे। अब ये क्या था कि अगर बाप मर जाता है और उसने अपने विल में कोई नेचुरल हेयर नहीं लिखा हुआ कि ये किसके बाद मिलेगी, अगर विल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ब्रिटिश के पास चली जाएगी। इसी डॉक्ट्राइन के तहत बड़े स्मॉलर स्टेट्स भी इनके पास चले गए। लॉर्ड डलहौसी टुक ओवर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, और इन्होंने, लॉर्ड डलहौसी जब गवर्नर जनरल बने, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ऐसा यूज किया कि बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, सुरात, नागपुर, झांसी, संभालपुर, अरियोट, सतारा, सारे इस लॉर्ड डलहौसी ने आके क्या इस्तेमाल किया इस डॉक्ट्राइन को कि उसने 5-6 स्टेट पकड़ लिए पूरे। देन केम द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट इसलिए था कि एक्ट वाज पास्ड इन ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द इंडियंस हु वर ravaged by the wars and their agriculture and trade were largely disturbed. So also the wealth was fairly distributed among the Indian nobilities, or moreover the British authority in famine started to destroy the people. अब हुआ क्या था? टू इम्प्रूव द सिचुएशन, थोड़ा सा ब्रिटिश को गलती से ख्याल आ गया इंडियंस का कि इनको तो कुछ नहीं मिल रहा, ये तो फेमाइन से भी भूखे मार रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक चार्टर एक्ट पास किया कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और इंडियन सिविल सर्विसेज का पार्ट बनाया जा सकता है। एक मैरिट ओपन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन मसला ये था, ओपन एग्जामिनेशन तो उन्होंने अनाउंस कर दिया,
विकेडली चालाक होके वो इंग्लिश में था। चलो, जो एग्जाम आपने खोला वो किस में था? इंग्लिश में। और वो होता कहाँ था? इंग्लैंड में। तो वेरी फ्यू केपेबल ब्रिटिश और प्रो ब्रिटिश पीपल गॉट जॉब्स इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। बाकी जो कुछ इंडियंस बहुत पढ़े लिखे थे और प्रो ब्रिटिश थे, वो गए इंग्लैंड, अंग्रेजी में पेपर दिया, और वो इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा बन गए थे। एक 4 मार्क क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब हाउ द ब्रिटिश ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ। पहले तो मोनोपोली लाई ट्रेड में। ट्रेड में मोनोपोली कैसे? जो मैंने ऊपर बताया कि ईआईसी ने जब सारा कंट्रोल गेन कर लिया था और रॉ मटेरियल्स से प्रोडक्ट्स बनाने लग गए थे, जो इंडिया की अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो तो ठप हो गई। दैट इज वन रीजन। फिर टैक्सेस लगाए, टैक्सेस से ये दूसरा तरीका था। फिर एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। आपने सारा जो जूट, कॉटन, इंडिगो, स्पाइसेस था, वो आपने सस्ता लेके फार्मर से सस्ता लेके 2 रुपए की चीज लेके आपने 200 रुपए की दुनिया में बेची। दैट इज हाउ। फिर फाइनेंसेस खत्म हो गए इंडिया के, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं हो सकी, और फेमाइन आ गया था। एंड दैट इज ऑल। आगे ये 14 मार्क और 7 मार्क है। Why were the Britain so successful in expanding its control of the subcontinent between 1750 and 1850? अच्छा, थोड़ा बोल बोल के थक गया, इसको देखते हैं। ये 7 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई वर ब्रिटिश सक्सेसफुल इन एक्सपैंडिंग दिस कंट्रोल। पहला रीजन ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है, डिक्लाइनिंग मुगल रूल। ये तो मैंने उस दिन भी थोड़ा सा बताया था। पहला पैराग्राफ अच्छा है। दूसरा पैराग्राफ क्या है? एडवांस्ड वॉरफेयर एंड बैटल स्किल्स, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो सारी चीज थी, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या था? सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज। ज्यादा पढ़े लिखे थे, मॉडरेट थे, एडमिनिस्ट्रेशन में पक्के थे, सिविल सर्विसेज में थे, और टेक्नोलॉजी का बहुत पता था इनको, कॉलोनाइजेशन, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, टेलीग्राफ केबल्स, रेलवेज। दे न्यू हाउ टू डू अ लार्ज सब कॉन्टिनेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल से भी नहीं हो रही थी, वो इन्होंने की थी। कैसे? रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स, फिर टेलीग्राफ केबल्स, रेलवेज। तो पहले 2 पैराग्राफ तो बहुत अच्छे हैं, 6 नंबर तो इधर से उठाओ। आखिर में ये वाला भी आप थोड़ा सा बताओ, ठीक है, इन 2 पैराग्राफ से तो आप 6 नंबर ले लोगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज का जरूर जिक्र करना है। इट्स अ गुड वन। व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो 7 मार्क कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों टेक ओवर किया सब कॉन्टिनेंट को। दूसरा सवाल आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी को, अपनी ही ईआईसी को क्यों कंट्रोल किया? क्योंकि अब ईआईसी हो गई थी बहुत वैल्यूएबल। ईआईसी एक छोटी कंपनी थी, अब वो बहुत बड़ी बन गई थी। अब बड़ी कंपनी जब बन जाए और बड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि इतना माल आ गया, अब तो अब उस माल को थोड़ा सा बचाना तो था ना। वो वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ इंडिया थे, उनको अब ऑफिशियली गवर्न करने का टाइम हो गया था। गई तो छोटी कंपनी के लिए थी कि खुद को संभाल लेगी, लेकिन ब्रिटिश को था नहीं, अब इनका पैसा हैंडल, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए अब हमें टेक ओवर करना पड़ेगा। दूसरा इनको ये था कि रशिया एक्सपैंड कर रहा था। रशिया ऑलरेडी अफगानिस्तान की तरफ आ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, पता होना चाहिए। रशिया से भी एक डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रशिया अफगानिस्तान घुस चुका था। उन्हें था कि अफगानिस्तान से अब आएगा ये सब कॉन्टिनेंट में, और अगर सब कॉन्टिनेंट में आ गया, वहां पे तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। ईआईसी हमारी एक कंपनी है जो फिलहाल कंट्रोल कर रही है इसको, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वेस्ट से अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ भेजी ताकि ये रशिया को रोक सके। तीसरा रीजन, कॉलोनाइजेशन प्लान, एक्सपेंशन, ग्लोबल प्रेस्टीज और वही इज्जत, ठीक है। हु वॉज टीपू सुल्तान? रूलर ऑफ मैसूर, साउथ ऑफ इंडिया से था। बहुत डिफिकल्ट एनिमी था फॉर द ब्रिटिश, लेकिन कंटिन्यूस अटैक्स भी इसको नेबर से आ रहे थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, डेक्कन और मराठास। और फाइनली आफ्टर 4 बैटल ऑफ मैसूर 3 जीता, लेकिन सर हेक्टर मुनरो ने इसको आखिरी वॉर में हरा दिया। कैसे हारा? क्योंकि मीर सादिक, एक तो मीर जाफर था जिसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, मीर सादिक जो टीपू सुल्तान का जनरल था, ये भी ब्राइब हो गया सर हेक्टर मुनरो के हाथों। और लॉर्ड वेस्ली था उधर, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को प्रोवोक किया था, ब्राइब किया था। इधर लॉर्ड वेस्ली ने टीपू सुल्तान के खिलाफ उसके मीर सादिक जनरल को रिश्वत दे दी और मार डाला, और उसके जो 2 बेटे थे उनको भी पोजेशन में ले लिया था। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ सक्सेसफुल वाज द इंडियन रेजिस्टेंस? ये कितने सक्सेसफुल थे इंडियंस ब्रिटिश अटेम्प्ट को कंट्रोल करने में। अब आप लोगों की असाइनमेंट अभी मैं देता हूँ, ये आपने रीड करने, ठीक है। आपने बस पॉइंट्स में लिखने के सक्सेसेस कितने थे इंडिया के। इंडिया के सक्सेसेस मतलब
ब्रिटिश के फेलियर, वो आपने मुझे लिख के देने। फिर आपने मुझे फेलियर्स ऑफ इंडियंस मतलब के स्ट्रेंथ्स ऑफ ब्रिटिश, सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, वो लिख के देनी है। समझ आ गई ना? मतलब इंडिया की जो सक्सेस है वो ब्रिटिश की फेलियर होगी, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। और फिर जो इंडियंस के फेलियर थे मतलब सक्सेस ऑफ ब्रिटिश, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। और फिर हम उसका एक 14 मार्क क्वेश्चन बनाएंगे।